देखिए बच्चों, अब आगे इसका फार्मूला वाला पार्ट हम लोग डिराइव कर रहे हैं। मैं पिछले वीडियो में ये बोल रहा था कि जो मेटल के सरफेस में लाइट आती है तो लाइट छोटे छोटे एनर्जी बंडल के फॉर्म में आती है। उस एनर्जी बंडल को क्वांटा बोलते हैं। उस क्वांटा की एनर्जी जब एटम को मिलती है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फिर मैं ये बताया था कि एक एटम से एक ही क्वांटा टकराता है, एक एटम से दो क्वांटा नहीं टकरा सकता। इसलिए जो क्वांटा एटम से टकरा रहा है उस अकेले क्वांटा की एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी अपने को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा। अब बात यहां पर ये है, हमको ये बात तो समझ में आ गई कि एक क्वांटा की एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी। तो यदि एक क्वांटा की एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, यह बात ठीक है। क्वांटा की एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, यह भी बात ठीक है। पर अगर क्वांटा की एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा हो गए तब फिर क्या होगा? तब क्या होता है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी रहती है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मान लीजिए क्वांटा की एनर्जी है उसको हम लोग ई से डिनोट कर रहे हैं, जो एक क्वांटा उसकी एनर्जी ई से डिनोट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए उसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोल रहे हैं, और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये तो ये हो गया क्वांटा की एनर्जी, ये आयोनाइजेशन एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए आयोनाइजेशन एनर्जी 20 जूल है, ये जो एनर्जी है 50 जूल है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 30 जूल। मतलब जो एक क्वांटा की एनर्जी दो पार्ट में आती है, मतलब दो पार्ट में दो काम के लिए यूज होती है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और एक इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने के लिए। दौड़ाने के लिए जो एनर्जी यूज हो रही है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। ठीक ठीक है। अच्छा, अब एक चीज सुनिए, इसी में अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि जो क्वांटा टकराया उसमें इलेक्ट्रॉन जीरो वेलोसिटी के साथ बाहर निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन मतलब क्वांटा टकराने के बाद जीरो वेलोसिटी मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? जीरो हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वांटा की एनर्जी एक्चुअल में क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर है। मतलब एक ही चीज को कई तरीके से बताते हैं। मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि जो क्वांटा की एनर्जी है, मतलब जब कोई क्वांटा एटम से टकराया, अगर कोई क्वांटा एटम से टकराया या मेटल सरफेस से टकराया तो उससे जीरो वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रॉन निकला। जीरो वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रॉन मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो है, मतलब वो क्वांटम एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर ही है। ठीक है, ये मतलब हुआ। तो अगर मान लीजिए मैं ऐसा बोलता हूं कि जो 20 जूल एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, या मान लीजिए 50 जूल एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, 50 जूल एनर्जी वाला क्वांटा जो है वो मेटल के सरफेस में टकराया है और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जीरो है या इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जीरो है, तो बताइए आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी? तो अब आप बात ये समझिए कि इतनी एनर्जी वाला क्वांटा टकराने के बाद अगर जीरो वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ऐसा बोला जाए, या काइनेटिक एनर्जी जीरो है ऐसा बोला जाए, इसका मतलब ये जो एनर्जी है यही एक्चुअल में आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी भी कितनी हो जाएगी? 50 जूल। ठीक, इसी क्वेश्चन को ऐसे कैसे बोल सकता हूं? द एनर्जी ऑफ क्वांटा इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज द एटम, ऐसा भी बोल दिया। उसका भी मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो ये एक ही बात को कई तरीके से बताया जा सकता है। वो आपको क्या बोल सकता है कि क्वांटा टकराया तो जीरो वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रॉन निकला, या ये बोल सकता है काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्वांटा टकराने के बाद। ठीक, या इसी को बोल सकता है द एनर्जी ऑफ क्वांटा इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज द एटम, मतलब आयोनाइज करने के लिए जितना चाहिए बिल्कुल बस उतना ही है। तो इसका भी मतलब यही है कि जो क्वांटम एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर है। अच्छा, दूसरी बात, एटम क्वांटा के फॉर्म में एनर्जी का लेना देना करता है। मतलब मेटल के सरफेस में जो लाइट टकरा रही है वो क्वांटा के फॉर्म में आ रही है और एटम उसी क्वांटा की एनर्जी को लेता है। ठीक, तो जो लाइट आ रही है वो क्वांटा के फॉर्म में आ रही है, और क्वांटा के लिए मैं पिछली क्लास में फार्मूला बताया था कि क्वांटा की एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो अपन कांस्टेंट लगाएंगे h, तो ये क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? h न्यू। ठीक, अच्छा, ये लाइट आ रही है क्वांटा के फॉर्म में इसलिए ये फार्मूला लिखा, और एटम भी क्वांटा के फॉर्म में एनर्जी ले रहा है इसलिए इसका भी ये फार्मूला लिखा। अब हमारे मन में प्रश्न आता है ये दोनों तो सेम हो गया तो फिर ये जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं, ये एक्चुअल में न्यू जीरो और ये न्यू। ये न्यू का मतलब क्या है? न्यू का मतलब है, न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट,
और न्यू जीरो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब हमारे सामने एक और समस्या क्या आ गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, एक और समस्या आ गई। एक्चुअल में क्या है, किसी भी काम को करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। किसी काम को करने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्वांटा के पास मिनिमम कितनी एनर्जी होनी चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर। जैसे मैं बोल देता हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी मान लीजिए 50 है, ऐसा बोल दे रहा हूं मैं, मतलब ये जो क्वांटा टकरा रहा है उसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, कम से कम इतनी होनी चाहिए। अगर मैं बोल देता हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी 60 है, तो इसका मतलब क्वांटा की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, कम से कम इतनी होनी चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा। मैं बोलूंगा क्वांटा की एनर्जी 30 है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी 30 है, मतलब क्वांटा के पास कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये, किसी भी काम को करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो एक्चुअल में आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम है। बात थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है, ठीक है, पर इस थ्रेशोल्ड एनर्जी का नॉर्मल क्या है, किसी काम के लिए करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आयोनाइजेशन एनर्जी ही मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी को आप क्या मान रहे हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होता, यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है। ठीक, तो चाहे आपको एटम का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में चाहे एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी पूछे या एटम की थ्रेशोल्ड एनर्जी पूछे, मतलब यहां पर एक ही होगा। और इस एनर्जी के लिए जितना फ्रीक्वेंसी वाला लाइट चाहिए वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक, ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी। इस आयोनाइजेशन एनर्जी को आप क्या मान रहे हैं, यहाँ पर इस प्रोसेस के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी ही थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और इस आयोनाइजेशन एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना, क्लियर है। ये क्या है, क्वांटा की एनर्जी है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, इस आयोनाइजेशन एनर्जी को ही थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल रहे हैं। चूंकि एटम क्वांटा के फॉर्म में एनर्जी लेता है तो ये जो एनर्जी मिलेगी वो भी उसको क्वांटा के फॉर्म में मिलेगी, इसलिए क्वांटा की एनर्जी का फॉर्मूला यहां पर हम लोग लगाए। लाइट जो आ रहा है वो भी क्वांटा के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए इसका हम यहाँ वही फॉर्मूला लगा दिए। ठीक, अच्छा, ये दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों में ये एच तो प्लॉन्क्स कांस्टेंट है जो हम लोग पहले पढ़े थे। एच क्या है, प्लॉन्क्स कांस्टेंट है। एच प्लॉन्क्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, एच प्लॉन्क्स कांस्टेंट है। और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है। और न्यू जीरो क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये चीजें, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर, दोनों में अंतर समझ में आ गया। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इसलिए उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या कहला रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये आने वाले लाइट की फ्रीक्वेंसी है, मतलब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला। ठीक, देखिए अब यहां पर हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। इसको इधर शिफ्ट कर दिए, इसमें एच कॉमन हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू जीरो। ये काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला हो गया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकला तो उसकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला है। यहाँ एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू मतलब अभी आपको बता दिया इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2h न्यू माइनस न्यू जीरो, ये 2h न्यू माइनस न्यू जीरो अपॉन m हो जाएगा। ये 2h इधर आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू जीरो अपॉन m हो जाएगा। अब रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो वेलोसिटी हो जाएगा
2h न्यू माइनस न्यू 0 और m, 2h न्यू माइनस न्यू 0 अपॉन m। तो ये वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला v। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला काम आएगा। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला काम आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड जो मैथमेटिकल पार्ट था, जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ इससे रिलेटेड और भी कई चीजें हैं जो आपको न्यूमेरिकल बनाने में मदद करेगी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।